चलो बच्चों, स्वागत है आज का 4th लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये सब आपको थोड़ा बता दिया था। आज मैं फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल स्टडी कराऊंगा, थोड़ा सा लॉग के बारे में बताऊंगा और ग्राफ का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आप ग्राफ पुट कर सको। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है ना, उनको भी आज की क्लास में मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां ध्यान देना, ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल्ड स्टडी। मतलब हमारे फर्स्ट ऑर्डर में डिटेल क्या आएगा यहां पे, डिटेल्ड स्टडी। फर्स्ट ऑर्डर में जो कुछ आता है ना, आज वो सारी चीज हम पढ़ेंगे जो भी आता है फर्स्ट ऑर्डर में। तो इस बात को समझो, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन हमने क्या देखी थी, कोई भी रिएक्टेंट होता है दैट गोज टू प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या होती है आर नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आर टी। और मैंने रिलेशन आर नॉट आर टी, रेट कांस्टेंट के और टाइम के बीच में क्या देखा था, एल एन आर नॉट इज इक्वल टू एल एन आर टी प्लस के टी। अब यहां पे एल एन क्या है, ठीक है, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां ध्यान दो, जैसे कि लॉग को एक्चुअल में बोलते हैं लोगैरिथम। क्या बोलते हैं, लोगैरिथम। लोगैरिथम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, लॉग। हर लॉग की ना एक बेस होती है, हर लॉग की क्या होती है, एक बेस। ठीक है, जैसे यहां पर लॉग और यहां 2 लिखा है, तो इसको मैं बोलूंगा लॉग बेस 2। क्या बोलूंगा, इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग बेस 2। अगर यहां पर 3 लिखा होगा तो इसको बोलेंगे लॉग बेस 3। ऐसे ही करते करते बहुत सारी लॉग की बेस होती है। ठीक है, जो हमारे पास टेबल होती है ना, वो टेबल जो अवेलेबल है वो लॉग बेस 10 के लिए है। टेबल किसके लिए अवेलेबल है, लॉग बेस 10। हर टेबल में, ईच टेबल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2000 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज, जैसे लॉग बेस 10 की वैल्यू है ना, तो एक टेबल बनाने के लिए उसमें 2000 वैल्यूज होती हैं। समझ गए। तो अगर log 2 की टेबल बनाऊं तो भी 2000 वैल्यूज का एक सेट बनेगा, log बेस 3 की बनाऊं तो भी 2000 वैल्यूज का एक सेट बनेगा। तो इतनी सारी वैल्यूज को लिखना और उन्हें रखना, ये थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो हम सिर्फ किस में डील करते हैं, log बेस 10 में। अगर हमारे को log दे रखा है क्या, बेस दे रखा है e, तो इसे क्या बोलेंगे, log बेस e। यहां पर e स्टैंड करता है क्या, e है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू होती है, e की यहां पर 2.72, अप्रोक्सीमेटली 2.72 वैल्यू होती है। log e को शो किया जाता है ln से। किससे शो किया जाता है, ln। ln का मतलब होता है log नेचुरल। क्या मतलब है, log नेचुरल। log नेचुरल ना बोल करके नेचुरल log भी बोल देते हैं। तो कहीं पर ln, मान लो आपको ln 400 की वैल्यू निकालनी है, बोलो भाई आपको क्या दिया, ln 400 की वैल्यू निकाल दो। तो इसका मतलब क्या है, आपको log बेस e में 400 की वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर, log बेस e के अंदर 400 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनना, e बेस वाली टेबल मेरे को प्रोवाइड नहीं होती। मेरे को सिर्फ कौन सी टेबल प्रोवाइड है, we are provided only with the, we are provided only with, किससे प्रोवाइडेड है भैया हम, only with log base 10 वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज हमारे को प्रोवाइडेड है, सिर्फ और सिर्फ log base 10 की, इसके अलावा कोई प्रोवाइडेड नहीं है। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे को ln 400 की वैल्यू निकाल दो, तो चेक करके देखना मेरे पास नेचुरल लॉग की टेबल तो नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, log बेस 10 में 400 की वैल्यू निकाल लूंगा। कौन से बेस में निकाल लूंगा, बेस 10 में। और जो वैल्यू आएगी ना उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.303 से, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ln 400। मतलब अगर आपको कोई भी कहे कि मेरे को ln कोई पर्टिकुलर नंबर का वैल्यू निकालनी है, log 10 की वैल्यू निकाल लो,
अरे log 10 वाले बेस में आप उस नंबर का वैल्यू निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ln 400। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी की वैल्यू होगी, समझ गए। तो अगर कोई कहता है कि ln 400 और इनका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, तो log बेस 10 में 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग। इज दैट क्लियर। और अगर मान लो यहाँ पे सिंपल यूं लिखा है, अगर सिंपल आपको लिखा है मेरे को log 400 की वैल्यू चाहिए, क्या यहाँ पे बेस बता रखा है, इफ नो बेस इज गिवन एज्यूम बेस टू बी 10, तो यहां पर लिखो इफ नो बेस इज गिवन एज्यूम बेस टू बी 10। समझ गए बात। तो उस टाइम क्या मानना है, बेस को 10 मानना है। इज दैट क्लियर। इसे फटाफट नोट करो, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन कराता हूं। सो गाइज ये 2.303 कहां से आया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको ये जानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि लॉग के बारे में अभी हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। इस 2.303 का इस 2.72 से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपोनेंट की वैल्यू ये होती है और log बेस 10 को इसमें कन्वर्ट करने का जो नंबर है वो ये है। कहां से आया नहीं जानना। इज दैट क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहां पर लिखा है log बेस 2 और यहां 2 लिखा है, मतलब जो बेस है अगर उसी नंबर की लॉग निकाल रहे हो आप तो आंसर 1 आएगा। ठीक है भैया। अरे बोलो, अगर log बेस 3 है तो 3 का अगर आप निकाल रहे हो तो आंसर क्या आएगा, बोलो जी। अगर मैंने यहाँ पे log 10 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बेस बताया हुआ है क्या, एज्यूम बेस टू बी 10, आंसर क्या आएगा। इज दैट क्लियर। इसे लिख लो और ये सारा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन लॉग वाला सारा मिटा दूंगा, इसे तसल्ली से लिख लो। चलो भाई यहां ध्यान देना। अगला ये आपका क्या है, इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसे यूज कर पाए, क्योंकि फिलहाल ये नेचुरल लॉग है और हमारे को इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, आर नॉट इधर है, ln आर नॉट, इसे इधर ले आता हूं, क्या हो जाएगा ये ln आर नॉट माइनस ln आर टी। अरे भाई टी हाफ थोड़े लिख रहा हूं, क्या कह रहा, मैं तो सदमे में चल रहा हूं भाई, अभी वही बात याद आ रही है। ln आर नॉट अपॉन आर टी, मैंने आपको बताया था ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a डिवाइडेड बाय b, तो ये आ गया kt। अरे बोलो, अब ln है, ln की तो वैल्यू होती नहीं, log लिख दूं, तो log जैसे ही लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, log आर नॉट बाय आर टी। अब क्योंकि मेरे को log आर नॉट आर टी की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को ln की चाहिए, तो मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 इज इक्वल टू kt। तो अब या तो k नीचे ले आ या तो t नीचे ले आ, दोनों ही वर्किंग फॉर्मूले हमारे। 2.303 अपॉन में t log आर नॉट बाय आर टी, ये हमारा k हो गया। या फिर मैं ये लिख सकता हूं 2.303 बाय k log आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू टी। इज दैट क्लियर। ये भी मेरा वर्किंग फॉर्मूला है और ये भी मेरा, अरे बोलो भाई, ये और ये दोनों ही मेरे क्या है, हाँ वर्किंग फॉर्मूला का क्या मतलब होता है भाई, जो वर्क करता है जो अपने को यूज करना है। लिखो अब बच्चों यहां ध्यान देना, अब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, इस इंफॉर्मेशन को आप स्टार इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। मान लो कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आर नॉट लिखते हैं, अरे बोलो क्या होती है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और बाद में जो बच जाती है आफ्टर टाइम टी उसे क्या बोलते हैं आर टी। अरे बोलो भाई, ये होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ओके गाइस, आफ्टर टाइम टी मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही तो हो गया काका, मतलब क्या हुआ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात
सुनना, if 40% reaction has completed, भाई मेरी बात सुनो, इफ 40% रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, तो 40% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है क्या, 60% बची है। अरे बोलो भाई, इफ 40% रिएक्शन हैज कंप्लीटेड तो 40% बची है, तो आरटी की जो वैल्यू होगी, आरटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40% कंप्लीट हो गई ना, तो 60% ऑफ आर नॉट। अरे बोल लो भाई, यार टोटल का 60% ही तो बचा होगा, तो कैसे लिखूंगा 60% ऑफ आर नॉट, 60% का अपॉन में 100, बोलो जी, इनटू में आर नॉट, मल्टीप्लाई आर नॉट, तो क्या वैल्यू आ गई आरटी की, आरटी की वैल्यू आपकी आ गई 60/100 इंटू आर नॉट, राइट इट। तो बच्चों यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन दिया है अपने को, क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई के पेपर्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये शो करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ना फॉर कंप्लीटिंग 99 है या 99.9 है, पता है क्या है, 99.9% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स, मतलब 99.9% रिएक्शन खत्म होने में जो टाइम लगेगा ना, वो हाफ टाइम के 10 टाइम्स है। अरे हाफ टाइम क्या होता है, टी हाफ, बोलो भाई, वो कौन सी रिएक्शन है जिसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए। तो यहां ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ कितना होता है, टी हाफ की एक्सप्रेशन फिक्स होती है 0.693/k, ये फिक्स है, समझ रहे हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कोई कहीं है नहीं, तो हर बार क्या होगा, के की टर्म्स में यही होगा। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है आप टाइम निकालो 99.9% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड का। एक बात बताओ, अगर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 0.1%, बोलो जी। तो यहां ध्यान देना, इफ रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीटेड, बोलो जी कितनी कंप्लीट है, हाँ, देन जो आरटी की वैल्यू बची होगी वो 0.1% ऑफ आर नॉट बची होगी या नहीं बची होगी, मानते हो कि नहीं मानते, पक्का। तो यहां ध्यान दो, आरटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1/100 ऑफ आर नॉट, और ये 0.1 का नीचे हटाया, नीचे आ गया, तो 1/10³ हो गया, और 1/10³ को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ऑफ आर नॉट। अरे बोल भाई, अब इसको फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन के फॉर्मूले में डाल दूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग आर नॉट, और आर टी की जगह क्या डाल दूंगा, ये वाली वैल्यू। अरे बोल लो भाई, और ये जो T है ना, इस T को मैं लिखूंगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, क्या लिखूंगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%। तो अब यहां ध्यान दो, आर नॉट अपॉन में 10⁻³ आर नॉट। अब आप बताओ, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, बोलो जी। लेफ्ट पार्ट मिटा दो सारा, चलो भैया देखो, तो T99 कितना आया, 99.9, ये आया 2.303 अपॉन में K, और लॉग 10⁻3, और 10 की जो पावर होती है वही आंसर आ जाता है लॉग लेकर के। तो क्या आया 2.303 अपॉन में K इंटू 3, ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 6.909 अपॉन में K, ये हो गया T99.9। इसको मैं ले लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि T99.9 जो है वो 10 टाइम्स है टी हाफ के, तो जो डिवाइड इक्वेशन 2/1, ओके।
वी गेट T99.9 अपॉन में T हाफ। T99.9 क्या है? 6.909 अपॉन में K, और ये नीचे क्या है? 0.693 अपॉन में K। देखो K से K कैंसिल आउट हो गया, और ये है 6.9, ये है 0.69, तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 10 का ही मल्टीपल है। अरे नहीं आया क्या समझ यार? 0.69, 6.9, 10 का ही तो हो गया, बहुत हल्के फुल्के का फर्क होगा। तो ये आ नहीं गया, T99.9 is equal to 10 times of T half, hence proved. Okay guys, अरे बोल दो, फटाफट लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीबीएसई एस्पेक्ट से। बच्चों यहां ध्यान दो, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया समझ में, देख भाई यहाँ क्या लिखा है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना, तो ये जो टाइम निकलेगा वो किसका टाइम होगा? 99.9 कंप्लीट होने का। लेकिन यहाँ पे जो मैं आरटी की वैल्यू डालता हूं ना, वो आरटी की वैल्यू ये नहीं होती कितना हो गया, आरटी की वैल्यू होती है रिएक्टेंट कितना बचा है। तो अगर 99.9 हो गया तो कितना बचा होगा? 0.1, तो 0.1% ऑफ आर नॉट, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू आर नॉट। अभी आया समझ या नहीं आया? बोलो भाई, नहीं आया तो बता सकते हो। चलो इसे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, वही है फर्स्ट ऑर्डर ही अभी चल रहा है, उसके आगे चलते हैं। ये बिठा दो राइट साइड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां ध्यान दो, मान करके चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करी तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कुछ बची होगी, थोड़ी देर बाद और दूसरे टाइम पे बात करूं तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कुछ और बची होगी, लेकिन दोनों के लिए इनिशियल तो सेम ही रहेगा। अरे बोल लो भाई, तो यहां ध्यान दो, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज आर नॉट, अरे क्या है भाई? आर नॉट। अरे बोल भाई, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ln आर नॉट किसके बराबर हो जाएगा? ln आर टी प्लस के टी। अरे बोलो, अगर मैं बोलूं एट टाइम इज इक्वल टू T1, अगर मैं बात करूं टाइम क्या है फिलहाल, अरे यार रिएक्शन मैंने स्टार्ट करी, रिएक्शन मैंने स्टार्ट करी, मान लो मैंने ये रिएक्टेंट था, स्टार्ट किया प्रोडक्ट में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट थी, एक पर्टिकुलर टाइम बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशन देखी, पर्टिकुलर टाइम बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन R1 थी, और दूसरे टाइम पे देखूं कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? R2। अब मैं इसके और इसके बीच में रिलेशन नहीं निकालूंगा, क्योंकि R0 और RT के बीच में रिलेशन तो मुझे पता है, अब मैं निकालूंगा R1 और R2 के बीच में रिलेशन। तो चेक करके देखो, जब तुम्हारा टाइम T1 था तो उस वक्त RT की कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेता हूं? R1। तो RT की जगह R1 डाल दूंगा और T की जगह क्या डाल दूंगा? T1, जो टाइम हुआ होगा, मुझे क्या पता कितना हुआ है, तो यहां ध्यान दे, ln R0 इज इक्वल टू ln R1 प्लस के T1। ओके बोलो। नेक्स्ट, एट, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, एट टाइम इज इक्वल टू T2, अब कोई अदर टाइम पे R की कॉन्सेंट्रेशन R2 बची, एट टाइम इज इक्वल टू T2, जो RT की कॉन्सेंट्रेशन बची है वो कितनी हो जाएगी? R2। ओके, तो ये आपका हो गया ln R0 इज इक्वल टू ln R2 प्लस के T2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम। अरे बोलो, हाँ, तो मैं इन दोनों रिएक्शन को माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट या तो 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, तो यहां लिखो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, क्या कोई 1 को 2 में से माइनस करना है ना, तो ln R0 माइनस ln R0 क्या हो जाएगा? 0। और ये पूरी टर्म में से माइनस करूंगा 1, क्योंकि 1 को माइनस करना है 2 में से, तो क्या बचेगा? चेक कर, ln R2 प्लस KT2 माइनस क्या माइनस करना है इसमें से?
ln r1 kt। ओ भाई साहब, मान लिया कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू ln r2 माइनस ln r1 क्या हो जाएगा, ln r2 बाय, मान ले कि यही हो जाएगा। अरे बोल भाई यार, ln r2 माइनस ln r1 क्या हो गया, ln r2 बाय r1, और ये हो जाएगा kt2 माइनस kt1, तो ये हो जाएगा प्लस क्या हुआ, kt2 माइनस kt1। अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है भाई, यस मान लेते हैं। लेफ्ट पार्ट मिटा दूं, बोलो जी। तो ये लो भाई, अपना लेफ्ट पार्ट सारा रब कर दो। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे kt2 माइनस kt1 है, ये दूसरी साइड ले जाओ, क्योंकि उधर 0 तो रखना नहीं। यहां ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, kt1 माइनस kt2 हो जाएगा इज इक्वल टू ln r2 बाय r1। और ln को अगर मैं वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, 2.303 लॉग, बोल भाई, r2 बाय r1, मानते हो। और ये क्या हो जाएगा, k t1 माइनस t2, ये t1 माइनस t2 नीचे ले आ, या k नीचे ले आ, जो मन करे वो नीचे ले आ। तो तुम्हारा बन गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t1 माइनस t2 लॉग r2 अपॉन में r1। आपको याद पता है क्या रखना है इसमें, अगर यहाँ पे r2 ऊपर है r1 नीचे है तो t1 माइनस t2 करोगे, अगर r1 ऊपर होता है r2 नीचे होता तो t2 माइनस t2। भाई ये वाली बात याद रखनी है, बोलो भाई, ठीक है। ये भी आपका वर्किंग फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन अभी आगे आएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सम ग्राफ्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल स्टडी हो गई, जिसमें अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रहता है, फिलहाल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रहता है। तो यहां पर इतना लिख लो, अब मैं आपको कुछ ग्राफ स्टडी करवाने जा रहा हूं, ग्राफ के, जिसको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पता उसको सारे बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ। और 11th क्लास में ना एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था मैथ्स में स्ट्रेट लाइन। क्या चैप्टर होता था, यही स्पेलिंग है स्ट्रेट की। कई बार मैं भयंकर कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई साहब स्पेलिंग में। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है मैं आपको एक बात बताता हूँ, और स्ट्रेट लाइन बताने से भी पहले मैं आपको उसके दो चीजें बताता हूँ। एक चीज होती है स्लोप, एक लाइन की क्या होती है स्लोप, और एक होता है इंटरसेप्ट। एक होता है स्लोप और एक होता है इंटरसेप्ट। बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, उनको इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी, ठीक है। मैथ्स वाले भी ध्यान से सुनना, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होगा सबको। तो बच्चों यहां ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन की दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लोप और एक क्या होता है इंटरसेप्ट। स्लोप अपने को दो टाइप की पढ़नी है, एक पढ़नी है पॉजिटिव स्लोप, एक पढ़नी है नेगेटिव स्लोप, और एक पढ़नी है अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड मतलब हाँ इंफिनिटी अनडिफाइंड ही होता है। क्या ध्यान देना, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है एक्यूट एंगल। क्या मतलब होता है, एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ गाइस, एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अरे किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होता है 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री क्या हो गया, राइट एंगल। तो अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं, यहां ध्यान दो, ये हमारा ग्राफ होता है। अरे बोलो ये क्या होता है, ग्राफ। मैंने एक लाइन डाली, कैसे लाइन, भाई ये मेरा ग्राफ है, टाऊ, ये भी टाऊ, ये टाऊ, ये टाऊ।
मैंने लाइन क्या डाली, ये डाली एल, एल फॉर लाइन, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन डाली, आप बताओ इसका पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल कौन सा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? नहीं समझ आ रहा? इस लाइन को एक्सटेंड करो, ऐसे जा रही है ना, एक्सटेंड करो, इसको एक्सेस को भी एक्सटेंड करो, तो बताओ पॉजिटिव एक्स इधर है, तो पॉजिटिव एक्स इधर है और इधर क्या एंगल बनाइए? अरे पॉजिटिव एक्स के साथ मेजर करना है, तो क्या एंगल बना? ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मतलब इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। अब नेगेटिव कुछ भी हो, -4, -1, -1, -0.0, अरे कुछ तो यार, मन ने देख लिया, ओहो ऑब्ट्यूज एंगल, बदमाश, नेगेटिव है, ठीक है भाई। वही अगर कुछ ऐसा ग्राफ होता गाइस, ऐसा, अरे मेरे को नहीं मतलब आगे से बना रहा है, बीच से बना रहा है, पीछे से बना रहा है, मेरे को बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या हो गया? वेरी नाइस, इज दैट क्लियर? कर दोगे आइडेंटिफाई? मुश्किल नहीं है भाई, चाहे बायो वाले बच्चे हो जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ रखी हो ढंग से 11th में, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाकी मैथ्स वाले को रिवाइज कराने के लिए। तो ये हो गया। अच्छा, स्लोप को मैं शो करता हूं एम से, स्मॉल एम, स्लोप क्या हो गया? स्मॉल एम। अब नेक्स्ट बारी आती है इंटरसेप्ट की, स्लोप समझ गए, नेक्स्ट बारी किसकी आती है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन बताइए उस लाइन का स्लोप क्या है, एंगल क्या है? अब गदहुलाल, ऑब्ट्यूज है ना, तो स्लोप क्या हुआ? नेगेटिव। और इंटरसेप्ट होता है कि लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कहां काट रही है, अरे बोलो, और वाई एक्सिस पे कहां काट रही है, तो एक्स भी पॉजिटिव में काट रही है और वाई भी कहां काट रही है? पॉजिटिव में। नेगेटिव लिखने से नेगेटिव नहीं हो जाएगा वो क्या, मैं तो सुन ही नहीं रही आज, मेरी बात सुन, एक्स पॉजिटिव वाई भी, अरे बोलो भाई, ले इसका बता, तो y जो पॉजिटिव है वो y इंटरसेप्ट है, और x जो पॉजिटिव है वो, अरे x इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना, तो यहां ध्यान दे, ये ऐसे मैंने लाइन डाली, श्याव एंड श्याव, ये लाइन डाली श्याव, बताइए इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के साथ क्या है? एक्यूट एंगल, मानते हो? अरे बोलो, ये हुआ ना एक्यूट एंगल। अब मेरी बात सुन, नेक्स्ट मेरी बात सुन, हाँ वहां देखो, ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव में काट रहा है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ये हुआ नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट क्या है? भाई बस तू ये बता दे कौन सी भांग पी रखी है ये 0 0 है। मेरी बात दोबारा सुन, ये देख यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? नेगेटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव। काका एक्स जो है, ये एक्स है ना, तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के ऊपर, 0 के नीचे, तो y कहां कटा है? 0 से ऊपर ना, तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ? नहीं आई अब भी समझ? अरे नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो, आगे दिक्कत देगा वरना। बोलो बोलो भाई, भाई बोलो, वेरी नाइस। अब यहां पर लिखो, लिख रहे हो कैसे? लिखो फटाफट जल्दी से बच्चों, इसको समझना, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा। ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेरी बात सुनो, इक्वेशन ऑफ क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर y वो चीज होती है जो y एक्सिस पे डलती है, x वो चीज होती है जो x एक्सिस पे डलती है। अरे भाई पहले देख लो, बाद में लिखना, वरना समझ में नहीं आएगा। y वो चीज है जो y पे डलेगी, x वो है जो x पे डलेगी, m हो गया स्लोप, m क्या होगा काका? m हो गया स्लोप, और c क्या हो गया? c हो गया
वाई इंटरसेप्ट, क्या हो गया ये, ऑलवेज वाई इंटरसेप्ट नॉट दी एक्स नहीं है, ऑलवेज क्या है वाई। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहां ध्यान दो। मान लो ये आपको दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, क्या दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो, मेरी बात यहां ध्यान दो, मैं इस वाली लाइन को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो सिर्फ y एक साइड रहने दूंगा, बाकी सब कहां ले जाऊंगा दूसरी साइड, तो सिर्फ यहां पे माइनस 4y रह गया, और उधर क्या हो गया 2 माइनस, अरे बोलो, लेकिन मेरे को माइनस 4y इधर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए y, तो मेरे को माइनस 4 भी उधर ले जाना पड़ेगा, बोल दे भाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन में माइनस 4। अब माइनस नीचे नहीं रहता, वो उड़ के ऊपर आ जाता है, माइनस कभी भी नीचे, या एक काम कर ऊपर से माइनस कॉमन निकाल ले, ऊपर नीचे काट देना, तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे बचेगा, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन बाहर निकालूंगा तो माइनस 2 और प्लस 3x अपॉन में माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया 3x माइनस 2 बाय 4। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 3x बाय 4 माइनस 2 बाय 4, और माइनस 2 बाय 4 क्या हो गया गाइस, y इज इक्वल टू 3 बाय 4x माइनस 1 बाय 2। अरे बोलो पक्का, अब मेरी बात सुनना है यहां पर, इस बात को तसल्ली से, ये मिटा दो सारा लेफ्ट पार्ट, ये ले हटा देता हूं उसे, तुमने तो कॉपी में लिखा हुआ है ना, चलो यहां ध्यान दो। अब वो जो मेरी इक्वेशन आई y इज इक्वल टू 3 बाय 4 x माइनस हाफ, y इज इक्वल टू 3 बाय 4 माइनस हाफ, ये जो आई वैल्यू चेक करके देख, क्या मैं इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे बोलो, तो m की वैल्यू क्या निकली 3 बाय, अरे बोलो, और c की वैल्यू क्या निकली माइनस हाफ, मतलब c की वैल्यू क्या है माइनस, मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को काटना है। अरे बोलो यार, ये c तेरा y इंटरसेप्ट है ना काका, ओ काका, और n क्या है तेरा स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कौन सा एंगल, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब वो क्या है कि मैं देख रही हूँ कि छुट्टी कब करेगा तू, भाई तू टाइम से मेरी छुट्टी कर दिया, पढ़ा चाहे मत पढ़ा, 9 बज जाए भागो यहां से। क्या ध्यान दो, y इंटरसेप्ट नेगेटिव का क्या मतलब होता है गाइस, कि नीचे से काटना है, और नीचे भाई क्या तुम ये नीचे से, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है या एक्यूट, एक्यूट ना, तो एक्यूट कब बनेगा, जब इधर ले जाऊंगा या उधर ले जाऊंगा, इधर इधर, क्यों, क्योंकि अगर ये इधर गया, अगर ये इधर गया तो ऑब्ट्यूज, हाँ इधर गया तो एक्यूट बना, अरे बोलो, तो नीचे वाली बात जस्टिफाई हो गई कि y इंटरसेप्ट c क्या है माइनस हाफ, और क्योंकि ये एक्यूट है तो स्लोप क्या हो गया +3 बाय 4। अरे बोल दो भाई, अरे मुझे नहीं पता कितना स्टीप होगा कितना नहीं होगा, वो तो यार क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, हम इतना थोड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ मैं ये कह दूंगा कि ये जो आपने लाइन बनाई है ना बेटा, ये दिखेगी कुछ ऐसे ही, हाँ ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हो सकती है, नहीं आई बात समझ, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे, अरे यार ऐसे की जगह यूं हो सकती है, मेरी बात सुन, यूं हो सकती है, लेकिन होगा यही कि ये नेगेटिव है और ये एक्यूट एंगल है, ठीक है भैया, बोलो भैया, भैया नहीं आया समझ में, बोलो। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको समझाया ये थी ग्राफ की इंफॉर्मेशन, अभी इन ग्राफ की इंफॉर्मेशन को केमिकल काइनेटिक्स में मैंने यूज नहीं किया, तो आज मैंने आपको सिर्फ कराया क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल स्टडी जो हमारे को ज्यादा पूछी जाती है, और
ग्राफ का कुछ वो एनालिसिस जो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ रटने से बचाएगा, मतलब मैं ग्राफ को खुद एनालाइज करके बना पाऊंगा। समझ गए? तो अभी आपको एक मैं चीज लिख करके देता हूं कि ग्राफ वाला जो टॉपिक है ना वो आगे कंटिन्यू होगा। अरे बोलो, ऐसे ही लिखते हैं ना? ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।